हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग अभी अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने 2 पॉइंट देखे थे। फर्स्ट हमने लिया था आइसोस्पिन का कंसेप्ट, उसमें हमने आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन पढ़ा था, ठीक है। सेकंड हमने लिया था स्ट्रेंजिनेस और स्ट्रेंजिनेस के कंजर्वेशन देखा था। आज हम थर्ड पॉइंट ले रहे हैं अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज का, जो है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, ठीक है। तो नोट कीजिए थर्ड पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये बात आती है कि पैरिटी जो है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज है, यानी कि स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तीनों में लगेगी या नहीं लगेगी। ये केवल स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होते हैं उसी में कंजर्व रहती है। वीक इंटरेक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, नोट कीजिए इसे। पैरिटी is conserved in strong and electromagnetic interaction and not conserved इन वीक इंटरेक्शन, ठीक है। तो पैरिटी जो है वो कहाँ हमको कंजर्व करानी है, पैरिटी कंजर्व करा के देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो कंजर्व होती है और वीक में कंजर्व नहीं होती, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या आती है कि पैरिटी क्या एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है। पैरिटी इज अ मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन होगी ना, जैसे लेफ्ट हैंड साइड के जो है और राइट हैंड साइड के जो पार्टिकल्स हैं सबकी पैरिटी लिखनी आएगी। फिर जो नेट रिजल्टेंट पैरिटी होगी ना, वो इन सभी टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से दी जाएगी। जैसे अभी हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। जब हम आइसोस्पिन निकालते हैं तो उसमें हम रिजल्टेंट आइसोस्पिन निकाल के उस टाइप से करते हैं। तो जब हम पैरिटी निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है। अब देखिए, इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि पैरिटी का फॉर्मूला क्या है। पैरिटी इक्वल्स टू ऑर्बिटल पैरिटी। ऑर्बिटल पैरिटी किस तरीके से दी जाती है, -1 टू द पावर एल। एल कैसे निकालते हैं, वो हमारा जैसे एस है ऑर्बिट, एस ऑर्बिट के लिए एल इक्वल्स टू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उससे ऑर्बिटल पैरिटी निकल जाएगी -1 टू द पावर एल पैरिटी, ऑर्बिटल पैरिटी इंटू इंट्रिंसिक पैरिटी। इंट्रिंसिक पैरिटी, अब इंट्रिंसिक पैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर 2s प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर s क्या है, स्पिन है ना, s स्पिन दी जाती है फर्मियंस के लिए हाफ और वो, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो फॉर्मूला है ना इंट्रिंसिक पैरिटी का, ये हम पार्टिकल्स पे लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको एंटी पार्टिकल्स पे लगा दें, पार्टिकल्स पे लगाएंगे। और फिर एंटी पार्टिकल्स के लिए किस तरीके से निकलेगी, उसके लिए 2 पॉइंट है। डिपेंड करता है कि हम बोसॉन्स की बात कर रहे हैं या हम फर्मियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक पैरिटी का ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है फॉर पार्टिकल्स ओनली, ठीक है। ये -1 टू पावर 2s प्लस 1 जो फॉर्मूला है केवल हम पार्टिकल्स के लिए लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ये पॉइंट वैसे हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए, पैरिटी ऑफ bosons and anti-bosons remain same, ठीक है। बोसॉन्स और एंटी बोसॉन्स जो है उनकी पैरिटी जो है वो सेम रहती है। और जब फर्मियन की बात करते हैं तो फर्मियन के एंटी पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एंटी फर्मियन हो जाएंगे। तो उनके लिए है कि पैरिटी ऑफ फर्मियंस एंड एंटी फर्मियंस आर अपोजिट टू ईच अदर।
ठीक है, तो 5 पॉइंट इसमें मेन थे। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट था कि पैरिटी कहाँ कंजर्व होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में, और वीक इंटरेक्शन में नहीं होती है। पैरिटी एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है। पैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्बिटल पैरिटी -10⁻L इंटू इंट्रिंसिक पैरिटी, जिसका फॉर्मूला होता है -10⁻2s+1, जहाँ पर s क्या होती है, स्पिन होती है। अब ये जो फॉर्मूला है इंट्रिंसिक पैरिटी का, वो केवल पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, ओनली नॉट फॉर एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, एंटी पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है। बोसोन्स और एंटी बोसोन्स की पैरिटी जो है वो सेम रहती है, और फर्मियोन्स और एंटी फर्मियोन्स की पैरिटी अपोजिट होती है। यानी हमको किसी फर्मियोन की पैरिटी निकालनी है। ठीक है, इस केस में हम क्या ये चीज़ फर्मियोन्स के लिए यूज में लेंगे, एंटी फर्मियोन्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे। ऐसे ही बोसोन्स जो होंगी ना, उनके लिए हम ये फॉर्मूला लेंगे, एंटी बोसोन्स के लिए नहीं लेंगे। बोसोन्स के लिए हमने पैरिटी निकाली, जो भी पैरिटी आती है वो ही उसके एंटी पार्टिकल यानी एंटी बोसोन्स के लिए होगी। ठीक है, और फर्मियोन के लिए हम जो पैरिटी निकालते हैं, उसके बाद एंटी फर्मियोन के लिए हम उसका अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, साइन चेंज कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, देखिए प्रोटॉन प्लस पाई माइनस गिव्स लैम्डा नोट प्लस के नोट। ठीक है, अब देखिए ऑर्बिटल पैरिटी L जो है ना, L की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, हम लोग L की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0 ले लेते हैं। तो हमारा काम किससे निकलता है, केवल स्पिन वाले से। स्पिन यानी -10⁻2s+1 से हमारा काम निकलेगा। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए हम देखते हैं, प्रोटॉन क्या एक फर्मियोन है, इसके लिए स्पिन की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, तो -1⁻2 इंटू हाफ +1 कितना हो गया, ये +1 आ जाएगा। तो इसकी पैरिटी क्या होगी, प्रोटॉन की +1 हो चुकी है। ठीक है, ऐसे हम पाई माइनस की बात करते हैं। ये क्या एक मेजोन है, और मेजोन्स के लिए जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं क्या मेजोन, इसका मतलब क्या इंटीग्रल स्पिन है, इसके लिए पैरिटी की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, अब हम लैम्डा नोट की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, हाइप्रोन होता है। स्पिन इसकी कितनी होती है, हाफ, तो इसकी वजह से हाफ से वही चीज़ है, पैरिटी कितनी आ जाएगी इसकी, +1 आ जाएगी। वापस के नोट क्या हो गया, मेजोन हो गया, पैरिटी -1। अब हमने पढ़ा है पैरिटी क्या होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इसका मतलब +1 इंटू -1, नेट या रिजल्टेंट पैरिटी इसकी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी निकालेंगे तो -1 आ जाएगी, तो दोनों की पैरिटी सेम आ गई। इसका मतलब यहाँ पर पैरिटी जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो अब इसमें देखिए वही न्यूट्रॉन क्या है, फर्मियोन है, स्पिन इसकी हाफ, पैरिटी निकालेंगे इसकी तो कितनी आएगी, +1 आएगी। प्रोटॉन के लिए वही वापस +1, इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन है, +1। अब देखिए ये क्या है, एंटी फर्मियोन है, ये क्या है, एंटी फर्मियोन है। अब पैरिटी ऑफ फर्मियोन्स एंड एंटी फर्मियोन्स आर अपोजिट टू ईच अदर, तो यानी फर्मियोन की क्या होगी, +1, तो एंटी फर्मियोन की पैरिटी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। दैट मीन्स क्या है, दोनों बराबर नहीं है, तो इस केस में पैरिटी जो है वो नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व नहीं है। ठीक है, देखिए मेजोन्स जो होते हैं ना, मेजोन्स के लिए पैरिटी जो होती है वो -1 आती है, और मेजोन्स के अलावा बचते हैं ना, उन सब के लिए पैरिटी कितनी आ रही है हमारे पास, +1 आ रही। ठीक है, तो ये पॉइंट था कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। नेक्स्ट है हमारा चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, 4th वन इज चार्ज कंजर्वेशन, सॉरी चार्ज कॉन्जुगेशन है ना, चार्ज कंजर्वेशन हम एग्जैक्ट में पढ़ाता है, दिस इज चार्ज कॉन्जुगेशन। सी से डिनोट करते हैं हम इसको। अब चार्ज कॉन्जुगेशन होता क्या है, ठीक है, तो एक तो कंजर्व किस में रहना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में चार्ज कॉन्जुगेशन कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ है कि चार्ज कॉन्जुगेशन is conserved in
स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, अब है कि चार्ज कॉन्जुगेशन होता क्या है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चार्ज कॉन्जुगेशन सी एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किसी पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी सी एक्स के ऊपर लगा तो क्या मिल गया हमको, एक्स का बार। ठीक है, बार किस पे लगता है, कोई पार्टिकल का सिंबल होता है उस पर बार लग जाता है, यानी कि वो एंटी पार्टिकल बन गया है। ठीक है, तो चार्ज कॉन्जुगेशन ऑपरेटर कन्वर्ट पार्टिकल इनटू इट्स एंटी पार्टिकल, पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ऐसा है कि कुछ चीज़ें नोट करवा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पढ़ा है ना उसी के है ये। फर्स्ट तो ये कि जो हम स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखते हैं ना उनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो केवल आइसोस्पिन आई जो होती ना वो ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहती है। क्या चीज़, ये पॉइंट्स आप जब रिएक्शन को सॉल्व करोगे ना तो माइंड में क्लिक हो जाने चाहिए। ओनली आइसोस्पिन आई इज नॉट कंजर्व्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जो अप्रोक्सीमेट या पार्शियल कंजर्वेशंस होते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा है I3C CP है ना, CP ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है कि वीक इंटरेक्शन में इनका कंजर्व होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज need not to be conserved इन वीक इंटरेक्शन। ठीक है, वीक इंटरेक्शन में कंजर्व होना जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में सारे जो लॉज है वो कंजर्वेशन लॉज शो करता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यानी सब क्वांटिटीज कंजर्व होती है इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ऑल आर कंजर्व्ड। एक पॉइंट हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि अगर किसी रिएक्शन में लेप्टॉन्स दिख रहे हैं हमको तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेप्टॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो भी इन्हीं के साथ वापस नोट कर लीजिए। इफ लेप्टॉन्स आर प्रेजेंट in the reaction then reaction is not possible by strong interaction। strong interaction, ठीक है, क्यों, since leptons do not participate in strong interactions। ठीक है, अब जैसे हम फोटोन्स की बात करते हैं तो फोटोन्स जहाँ पर दिख जाएंगे ना हमको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फोटोन्स जो होते हैं वो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिफ्थ वन इज अगर फोटोन्स दिख जाते हैं हमको तो कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियर रिएक्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो क्या है, टू फाइंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन
we do not use or check एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि आपको 4 रिएक्शंस दे दी और पूछ लिया कि इनमें से कौन सी रिएक्शंस तो अलाउड है, कौन सी नहीं है। तो उस केस में हमको क्या करना है कि कौन सी अलाउड है, कौन सी फॉरबिडन है, उसमें हमको एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज लगाने हैं ना। एग्जैक्ट अगर सारे लग रहे होंगे तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, अलाउड होगी, बाकी वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन जब आपको टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोल दिया, हमें बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग से है, वीक से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से है, किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों से है, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं ना। यानी हमारा काम क्या उस केस में टाइप ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। तो हमको एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज जो है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर है ना, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। हमको केवल अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज चेक करके पता करना है कि रिएक्शन जो हो रही है वो कौन से इंटरेक्शन से हो रही है। ठीक है ना। अब शॉर्ट में अगर इस तरीके से भी लिख दीजिए। देखो फर्स्ट हम बात करते जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा एस जो है वो स्ट्रेंथनेस चेक करना है ना आप लोग पहले। डेल्टा एस जो है वो क्या 0 आएगा, डेल्टा आई जो है वो 0 आएगा, डेल्टा आई थ्री भी 0 आएगा, डेल्टा पी भी 0 आएगा। ठीक है, मेन चीज़ें यही होती चेक करने की, बाकी भी हैं। तो देखिए डेल्टा एस 0, डेल्टा आई 0, डेल्टा आई थ्री 0, डेल्टा पी 0 है। इसका मतलब कि ये इन चीज़ों में चेंज मतलब इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चार्ज कॉन्जुगेशन भी लिख देते हैं, डेल्टा से इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे टाइम रिवर्सल पे आएगा, स्किप कर देते हैं उसको। देखिए फिर सेकेंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा, बाकी सब चीज़ें सेम है। अगर मैं डेल्टा टी टाइम रिवर्सल की बात करती हूँ ना, तो वो भी नोट कर लीजिए प्रो, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे यूज़ में लेंगे, यूज़ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नोट नहीं करवा रही हूँ। इसमें लिए क्या है, डेल्टा एस जो है वो इसमें 0 होगा, डेल्टा आई इसमें नॉन 0 होगा, वापस ये सब चीज़ें जो है वो 0 हो जाएगी, यानी इन सब में चेंज जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या फ़र्क आएगा। आप डेल्टा आई को चेक कर लीजिए। अगर डेल्टा आई जो है वो कंजर्व नहीं है, यानी आइसोस्पिन डेल्टा आई 0 नहीं है, इसका मतलब आइसोस्पिन जो है वो कंजर्व नहीं है। ठीक है, अगर आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा, अगर सब कंजर्व है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड हम बात करते हैं वीक इंटरेक्शन की। ठीक है, तो इसमें हमको पता है चेंज डेल्टा एस क्या होगा, 0 +-1 हो सकता है मोस्टली, क्या ये वाली चीज़ मिल जाएगी आपको, है ना। और बाकी इसमें डेल्टा आई मतलब इसमें कुछ भी कंजर्व नहीं होता। अभी हमने पॉइंट नोट किया है, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज नीड नॉट टू बी कंजर्व इन वीक इंटरेक्शन, यानी इनमें से किसी का भी कंजर्व होना जरूरी नहीं है। हमको बस ये देखना है कि रिएक्शन जो है वो अलाउड हो गई अगर, है ना। अगर रिएक्शन अलाउड है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली वो वीक इंटरेक्शन से अलाउड हो रही होगी, है ना। ठीक है, अब अगर रिएक्शन में अलाउड फॉरबिडन है उसका भी पता नहीं और इंटरेक्शन का भी पता नहीं, ठीक है ना, तो उस केस में हमको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा रिएक्शन अलाउ है भी या नहीं है। और अगर अलाउ है तो फिर हम ये चीज़ चेक करेंगे कि किस चीज़ से अलाउड है, मतलब कौन से इंटरेक्शन से अलाउड है ना। तो उसके लिए हम लोग चार्ज, स्ट्रेननेस, आई थ्री, इलेक्ट्रॉन नंबर, बेरियम नंबर, सारी चेकिंग लगा देंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन देती हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन है रिएक्शन है म्यू माइनस प्लस प्रोटॉन गिव्स न्यूट्रॉन प्लस म्यू म्यू। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने बोल दिया है कि अलाउड है, ये रिएक्शन अलाउड है। अब आपको बताना है अगर ये अलाउड है तो उस केस में हमको क्या करना है, इसमें क्या क्या कंजर्वेशन लॉज लगेंगे। एक तो स्ट्रेंथनेस का, ठीक है, एक आई का, आई थ्री का, पैरिटी का। ठीक है, ये सब लगा के आपको चेक करना है कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से, कौन से इंटरेक्शन से अलाउड होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे बताती हूँ मैं, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन गिव्स के नोड प्लस फिल इन द ब्लैंक। वैसे मैं इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक ही बनाने वाली थी, पर गलती से आंसर ही लिखने आ गया, है ना। तो देखिए ये मैंने दिया आपको, है ना। अब इसमें यहाँ पर क्या चीज़ आएगी जो आप लोग को फिल करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना रिएक्शन, हम बहुत कुछ चीज़ें इसमें सोच सकते हैं। जैसे हमको पता है क्योन क्या है, स्ट्रेंज पार्टिकल है। अगर ये स्ट्रेंज पार्टिकल बन रहा है, क्वेश्चन
नहीं, पहले मैं काम करती हूँ, पहले बता देती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर ये ट्रिक बताऊंगी, है ना। वैसे हम पढ़ चुके हैं पूरा प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंजर्वेशन लॉज लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमको इन्होंने बोल दिया कि ये रिएक्शन अलाउड है। सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1, इसके ऊपर चार्ज 0 है। इनका नेट चार्ज कितना हुआ, -1 + 1 0। यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब इसका भी नेट चार्ज, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी तुमको पता पड़ गई कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अब जैसे हम स्ट्रेंजनेस की बात करते हैं, तो पायोन्स की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, स्ट्रेंज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, केओन्स और हाइप्रोन्स। इसकी स्ट्रेंजनेस 0, इसकी भी 0। अब केओन तो स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं ना, तो इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी, 1। अब स्ट्रेंजनेस कंजर्व होनी चाहिए, इन दोनों की 0 है, रिजल्ट मतलब इन दोनों का 0 है, तो इधर भी क्या नेट 0 बननी चाहिए। अगर इसकी स्ट्रेंजनेस 1 है, दैट मीन्स इसकी कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या पता पड़ गई हमको, कि स्ट्रेंजनेस इसकी -1 होनी चाहिए। अब हम लेप्टोन नंबर चेक करके देखते हैं, ठीक है। ये लेप्टोन है क्या, नहीं है, 0। ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, लेप्टोन नहीं है। चलो बेरियन नंबर चेक करके देखते हैं, बेरियन है क्या, ये नहीं है। ये बेरियन है, हाँ है। ये है क्या, नहीं है। ये दोनों क्या है, मेजोन से, है ना। और ये अगर यहाँ पर 1 है, बेरियन नंबर टोटल 1 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, बेरियन होगा। तो हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज पता पड़ेगी, एक तो इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, एक स्ट्रेंजनेस इसकी -1 आ रही है, एक ये लेप्टोन नहीं है, बेरियन है, ठीक है। अब स्ट्रेंजनेस -1 किस केस में होती है, ये हमने कल की क्लास में देखा था, किस केस में होती है। उसमें हमको अभी देखना है कि चार्ज भी 0 है और बेरियन नंबर 1 है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे, एक तो सिग्मा नॉट, दूसरा बनती है लैम्डा नॉट, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के लिए चार्ज इन दोनों पर 0 है, स्ट्रेंजनेस दोनों की -1 होती है, और दोनों ही हाइप्रोन्स है, दोनों का बेरियन नंबर 1 है। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब इससे ऑप्शंस गिवन होंगे ना, तो देखिए पहले जो मैं बता रही थी ना, पहले बताने वाली थी वो चीज़ बताती हूँ। कियोन क्या स्ट्रेंज पार्टिकल है, स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से होते हैं, जो प्रोड्यूस या फॉर्मेशन किससे होता है, उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्ट्रेंज पार्टिकल्स हमेशा पेयर्स में बनते हैं, ठीक है। यानी अगर ये पार्टिकल स्ट्रेंज है, तो यहाँ दूसरा पार्टिकल भी क्या आएगा, स्ट्रेंज आएगा। तो जो ऑप्शंस होंगे उनमें से जो बिना स्ट्रेंज वाला होगा ना, उसको तो आप अपने आप ही हटा देना। तो वैसे ऑप्शन कम रह जाएंगे, फिर चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो और क्लोज चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें जो बोला, हमको पता है कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं, तो ऐसे होगा। लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसी रिएक्शन भी आ सकती है कि यहाँ पे आपको पेयर में नहीं मिले, है ना। मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर, मतलब केस के अंदर क्या होगा, इधर जैसे एक स्ट्रेंज पार्टिकल आ गया, इधर एक स्ट्रेंज पार्टिकल आ गया, स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो गई, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है अगर इस तरीके से देखा जाए। तो हमको मेन ये जो रूल्स होते हैं ना, पहले इन पर ध्यान देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। A massive particle X in free space decays spontaneously into 2 photons. Which one is true for X? चार ऑप्शंस, एक तो ये कि X is charged, B is spin of X must be greater than equal to 2, C is X is boson, और D की X जो है वो must be baryon, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, एक मासिव पार्टिकल X है, ठीक है, X है, फ्री स्पेस में डीके हो रहा है स्पॉन्टेनियसली इनटू 2 फोटोन्स, ठीक है, 2 फोटोन्स बन गए। अब X के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू होगी। अब देखिए सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन अगर हम लगाते हैं ना,
फोटोन के ऊपर चार्ज कितना, 0, 0, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो चार्ज है क्या, नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब अगर हम इनकी स्पिन की बात करते हैं, फोटोन की स्पिन कितनी होती है, 1। ठीक है, इसकी स्पिन 1, इसकी स्पिन 1, पैर बनाएंगे, रिजल्ट स्पिन है ना, बोले तो एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, 0, 1, 2, 3 बनते हैं। तो अब देखिए, स्पिन ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा कुछ नहीं है, 0 और 1 भी हो सकती है स्पिन। ठीक है, एक्स इज द बोसोन, एक्स मस्ट बी बेरियन। अब बेरियन का तो हमको क्या पता, हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है क्या फिक्स, नहीं, मस्ट बी जरूरी नहीं, मतलब मस्ट बी यानी जरूरी नहीं है कि ये चीज़ बेरियन हो ही। एक्स इज बोसोन, तो ये बात तो सही है, क्योंकि स्पिन कितनी आ रही है इसकी, एक्स की स्पिन क्या हो सकती है, इन तीनों में से कुछ हो सकती है, यानी 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी, और ये सब क्या है, इंटीग्रल है, और बोसोन्स की स्पिन इंटीग्रल होती है, इसका मतलब एक्स इज द बोसोन। ठीक है, देखिए जैसे हमने पढ़ा था ना चार्ज कॉन्जुगेशन, वैसे ही एक चीज़ और नोट कर लीजिए, मैंने पहले नोट नहीं करी थी, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, इसके लिए अलाउड फॉरबिडन, तो उसमें चेक करने का कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि यह गेट में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है ना, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि चार्ज पैरिटी, चार्ज एंड पैरिटी के कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो कंजर्व होगा, एंड वीक में तो कुछ कंजर्व होने की ज़रूरत होती ही नहीं है, हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इनमें तो कंजर्व होगा, इसमें नहीं होगा, ये मैंने इसलिए वापस नोट करा है क्योंकि गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो हो सकता है आ जाए। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम देखिए एक और हाइपर चार्ज क्या होता है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। हाइपर चार्ज क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से ध्यान रखना है इसको भी, है ना। इट इज डिफाइंड एज ट्वाइस ऑफ एवरेज चार्ज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। ठीक है, फैमिली मेंबर्स के सभी चार्ज के एवरेज चार्ज आ रहा है ना, उन सभी से मिलके उसका डबल हो जाता है हाइपर चार्ज। इसको भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बस डेफिनेशन और इसको ध्यान रखना, डिनोट करते हैं वाई से। वो फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ एवरेज चार्ज, और फॉर्मूला क्या है, बी प्लस एस, बेरियन नंबर और स्ट्रेंजिनेस, और क्या है, ट्वाइस ऑफ क्यू माइनस I3। ठीक है, वो इसी से आया, वो I3 क्या होता है, क्यू माइनस क्यू बार ना, इधर उधर करके उसको एवरेज चार्ज क्यू बार है ना, तो बस ये ध्यान रख लेना, अगर आता है एग्जाम में तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें नहीं तो भी आपकी दूसरे एग्जाम जो होते हैं ना, कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, इनमें आने का थोड़ा रहता है, तो बता देती हूँ आगे आता। हाइपर चार्ज क्या होता है, डिफाइंड एज ट्वाइस ऑफ एवरेज चार्ज ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। हाइपर चार्ज y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एवरेज चार्ज, y इक्वल्स टू बी प्लस एस एंड ट्वाइस ऑफ क्यू माइनस I3। पहले क्या था, गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि आने की प्रोबेबिलिटी रहती थी, है ना, नेट में इतना नहीं होता था। अब नेट में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेपर का लेवल अच्छा होता जा रहा है, तो थ्योरेटिकल और कंसेप्ट बेस्ड जैसे क्वेश्चंस भी काफ़ी आने लग गए हैं ना। अब अलाउड फॉरबिडन रिएक्शंस की एक दो एग्जांपल्स अपन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा ना। एंड में वैसे मैंने सोचा है कि नेट गेट के थोड़े बहुत क्वेश्चन एक बार न्यूक्लियर खत्म हो जाती है ना, उसके बाद में हम लोग एक साथ सीरीज़ में उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करा देती हूँ ताकि आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर सके अच्छे से। क्वेश्चन देखिए, which of the following reactions is allowed। ठीक है, 4 ऑप्शन देते हैं, प्रोटॉन गिव्स न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, सेकंड ऑप्शन है प्रोटॉन गिव्स पॉजिट्रॉन प्लस न्यूई, सी इज प्रोटॉन गिव्स पाई प्लस प्लस गामा, एंड डी इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स पाई माइनस प्लस पाई नॉट। ठीक है, अब हमको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो अलाउड है, एक एक को चेक करते जाना है। अलाउड है ये पूछा है, इसका मतलब कि हमको एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करना है। सबसे पहले जैसे चार्ज की बात करते हैं हम, ठीक है,
प्रोटॉन के एक साथ ही सॉल्व कर देती हूँ सबको मैं ना। चार्ज की बात करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज +1, न्यूट्रॉन पे 0, पॉजिट्रॉन पे +1। चार्ज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इसमें चार्ज इस पे 1, इस पे 1, इस पे 0, प्रॉब्लम है? नहीं है। इसमें चार्ज 1 1 0, इसमें +1 0 -1 और 0, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन का बार है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का बार है तो चार्ज क्या हो जाएगा? -1। प्रोटॉन बार यानी एंटी प्रोटॉन, और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में चार्ज क्या होता है? अपोजिट होता है। तो ये कितना आ गया? -1। तो चार्ज तो सब में कंजर्व है। अब ऑब्वियसली नेट का क्वेश्चन है, ऐसा तो इतना ईजी तो बहुत कम चांस है, आपका किस्मत ही हो कि चार्ज कंजर्वेशन से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। अब हम लोग इसे लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लगाते हैं। तो देखिए, इनमें से लेप्टॉन का एक ही पार्टिकल आ रहा है ना, इसके साथ वाला कोई है क्या? डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि एक एक को लिखेंगे तो एग्जाम में भी इतना पॉसिबल नहीं होता है। एक ही पार्टिकल आ रहा है, इसके साथ वाला है ही नहीं, तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व होगा क्या? नहीं होगा। इसमें लेप्टॉन नंबर तो इसके लिए E+ और इसके लिए कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए लेप्टॉन नंबर होता है 1, तो पॉजिट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? -1 और न्यू E। चलो ठीक है, लेप्टॉन नंबर तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। इसके लिए बात करते हैं, तो लेप्टॉन कोई है क्या? नहीं है ना, देखना ही नहीं। इसमें बात करते हैं, लेप्टॉन है क्या? नहीं है, तो देखना ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि इसमें चलेगा, ठीक है ना, कंजर्व है। बेरियन नंबर की बात करते हैं, तो इसमें लेप्टॉन ही खत्म हो गया, तो हमारे लिए रिएक्शन अलाउ हुई क्या? नहीं हो सकती। ए ऑप्शन को काट दो, ठीक है। अब इसके अंदर बेरियन नंबर लगाते हैं। प्रोटॉन तो बेरियन है, ठीक है। इधर तो ये दोनों क्या है? लेप्टॉन से बेरियन है क्या? नहीं है, तो बेरियन नंबर कंजर्व नहीं होगा, तो ये रिएक्शन भी गई काम से। प्रोटॉन बेरियन है। उसके बाद में गामा की बात करते हैं ना। गामा फोटोन है। एक और बेरियन है क्या अपने पास में? नहीं है ना, तो ये रिएक्शन भी हमारे कट जाती है। I3 बहुत सारी चीज़ें देखनी और हमको, है ना, पर ऐसे शॉर्ट में करा रही हूँ मैं। आप लोग पूरा डिटेल में शुरू में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, उसमें चाहे लग रहे हो नहीं लग रहे हो, पर एक एक की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लिख के 4-5 एग्जाम्पल हाथ से निकालोगे ना, फिर देख के पता लगने लग जाएगा। पर पहले 4-5 के लिए पूरा पूरा लिख लिख के करना। चार्ज लगाना, फिर लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, जितनी प्रॉपर्टीज है, एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब लगाते हुए चलनी है, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं अब हम। तो प्रोटॉन जो है उसका बार है और न्यूट्रॉन है। तो बेरियन नंबर के अंदर हम बात करते हैं ना, तो प्रोटॉन का बेरियन नंबर क्या हो जाएगा? 1। एंटी प्रोटॉन का कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का 1। तो इससे बेरियन नंबर कितना? नेट 0 बन जाएगा ना, तो बेरियन नंबर इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इन सब में से तो ये वाली रिएक्शन अलाउड हो गई है। और भी हम लोग चीज़ें चेक कर सकते हैं इस तरीके से, न्यूमेरिकल्स में करते जाना, ठीक। अब देखिए, एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। 3 रिएक्शंस लिखती हूँ मैं इधर, है ना। पाई प्लस गिव्स न्यू प्लस प्लस, सेकेंड वन इज पाई नॉट गिव्स गामा प्लस गामा, थर्ड वन इज पाई नॉट प्लस न्यूट्रॉन गिव्स पाई माइनस प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इधर चीज़ लिख देती हूँ स्ट्रॉन्ग, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड वन इज वीक। कौन सी रिएक्शन किससे होगी जो बताना है, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट हम लोग देखें ना, तो हमको पता है फोटोन्स जिसमें आते हैं वो किससे होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, ठीक है। तो फोटोन वाली तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से लगा देते हैं। अब ये क्या है? लेप्टॉन से। लेप्टॉन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फील करते हैं क्या? नहीं करते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकते, वीक हो जाएंगे। ऑप्शन क्या बचा? ये वाला, ठीक है। सिंपली देख के पता पड़ गया। एक और रिएक्शन देखते हैं हम। K माइनस प्लस प्रोटॉन गिव्स सिग्मा माइनस प्लस पाई प्लस, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, कौन से इंटरेक्शन से हो सकती है, ठीक है। अब क्योंकि हमको इसमें केवल इंटरेक्शन का टाइप बताना है, तो क्या मैं इनमें एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट किससे करेंगे हम? आई से स्टार्ट करते हैं। आई यानी आइसोस्पिन। अब K माइनस जो है वो क्या होते हैं? आइसोस्पिन कितनी होती है इनकी? डबलेट बनाते हैं ना, आइसोस्पिन इनकी हाफ। प्रोटॉन जो है वो भी क्या करता है? डबलेट बनाता है।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो इसके भी हाफ। सिग्मा माइनस है, ये क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसे स्पिन 1, क्योंकि इसमें क्या सिग्मा प्लस माइनस जीरो तीनों होते हैं, पाई में भी प्लस माइनस जीरो तीनों होते हैं, तो पाई प्लस के लिए भी क्या 1। अब हमको आई के लिए क्या वेक्टर एडिशन करना होता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा हाफ और हाफ का 0 और 1, हाफ माइनस हाफ 0, हाफ प्लस हाफ 1। इस तरीके से इन दोनों का करते हैं तो 1 और 1 के कॉम्बिनेशन से 0 1 2 बनेंगे। तो कोई भी यहाँ का यहाँ से मैच करना चाहिए, कर रहा है क्या, कर रहा है, तो आई हमारा यहाँ पर इस रिएक्शन में कंजर्व्ड है। ठीक है, I3 की बात करते हैं, तो देखिए I3 इसके लिए कितना होगा कि ये माइनस के लिए माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन के लिए क्या होता है I3 की वैल्यू प्लस हाफ, मैंने बताया था प्रोटॉन आ जाए तो प्लस हाफ, न्यूट्रॉन आ जाए तो माइनस हाफ। ठीक है, सिग्मा माइनस के लिए बात करते हैं, तो वही प्लस माइनस जीरो के हिसाब से सिंपली देखें तो -1, और पाई प्लस के लिए +1। डायरेक्ट ऐड करते हैं इसमें, तो सिंपल एडिशन से इसमें कितना बन रहा है I3 0, इसमें भी कितना बन रहा है 0, तो I3 कंजर्व्ड है क्या, कंजर्व्ड हो गया। I कंजर्व्ड है, I3 कंजर्व्ड है, दोनों चीज़ें कंजर्व्ड है। अब देखिए अगर हम स्ट्रेंजीनेस की बात करते हैं ना, स्ट्रेंजीनेस ये माइनस स्ट्रेंज पार्टिकल है, स्ट्रेंजनेस कितनी होगी इसकी -1 होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की, प्रोटॉन जो स्ट्रेंज है क्या, नहीं है 0। सिग्मा माइनस स्ट्रेंज है, हाँ है, स्ट्रेंजेस कितनी होती है -1। अब जो ये प्रॉपर्टी में लिख रही हूँ ना -1 हाफ हाफ, ये सब आपको कब क्लियर होगी, जब आपने आइसोस्पिन I3 जो पहले मैंने बताई थी उसको अच्छे से समझा होगा और 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, है ना। ये तो याद करना पड़ता है कि हाँ इसमें ऐसा हुआ करता था, राइट ना। तो क्या करना है आप लोग को, अच्छे से उनकी देखते चलना है, बस उनको समझना है कि किसकी वैल्यू कितनी होती है, फिर अपने आप इनको बस अप्लाई तो करना है। यहाँ पर पाई प्लस के लिए स्ट्रेंज होता ही नहीं तो 0, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, स्ट्रेंजनेस कंजर्व हो चुकी है। ठीक है, पैरिटी की बात करते हैं अब हम, तो पैरिटी इसके लिए कितनी होगी -1, प्रोटॉन के लिए +1, इसके लिए यहाँ पर देखिए बस पैरिटी में इतना ध्यान रख लीजिएगा कि मेजोन जो होते हैं ना उनके लिए पैरिटी -1 होती है, बाकी सबके लिए +1 होती है। मेजोन में क्यों पायोन्स कायोन्स ये सब आते हैं ना, तो केयोन्स के लिए पैरिटी -1, प्रोटॉन के लिए +1, और बाकी हम उस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कौन सा, क्योंकि एल तो है नहीं तो 0 लेके चलते हैं, तो नेट पैरिटी किससे दी जाएगी -1⁻² से। ठीक है, इसके लिए देखते हैं हम सिग्मा माइनस के लिए, तो इसमें पैरिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी +1 आ जाएगी। इसके लिए देखते हैं ये क्या आ गया, मेजोन आ गया तो -1, पैरिटी मल्टीप्लिकेटिव होती है, -1 इंटू +1, इधर भी -1 इधर भी -1, तो कंजर्व हो चुकी है। तो देखिए इसमें डेल्टा आई की वैल्यू 0 क्योंकि आइसोस्पिन कंजर्व है, डेल्टा I3 0 ये भी कंजर्व है, डेल्टा S भी 0, डेल्टा P भी 0। इसका मतलब ये कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो चुका होगा आपको। देखिए हमने कंजर्वेशन लॉज पढ़े, सबसे पहले हमने एग्जैक्ट पढ़े, सबके साथ मैंने एक एक इक्वेशन एटलीस्ट बताई है ताकि आप लोग को पता रहे क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने अप्रोक्सीमेट पढ़े, एग्जांपल्स हम लेके चले पार्टिकल्स का कि इस पार्टिकल के लिए क्या चीज़, किस पार्टिकल के लिए क्या चीज़ कितनी होती है, और उसके बाद हमने 2-3 एग्जाम्पल ये भी देख लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।